उत्तराखंड आंदोलन का एक नारा था जो आज भी कहीं ना कहीं गूंजता है। मोटा अनाज और कंडाली खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसमें एक सपना था, एक त्याग की प्रतिज्ञा थी। और आज राज्य बनने के लगभग 2 दशक बाद हम इसी सपने की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास नरेंद्र कठैत जी का एक बहुत ही मार्मिक लेख है जी, जो एक व्यक्ति की कहानी के जरिए एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है। लेकिन हम सिर्फ यही नहीं रुकेंगे। अच्छा, हमारे पास एक सरकारी पर्यटन रिपोर्ट के कुछ आंकड़े भी हैं जो एक अलग ही कहानी कहते हैं, और साथ ही एक आर्थिक विश्लेषण भी है। तो आज हम इन अलग अलग नजरियों को एक साथ रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में जो हो रहा है उसे विकास कहें, विस्थापन कहें या कुछ और। बिल्कुल, चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं कठैत जी के लेख से, क्योंकि वो हमें आंकड़ों के शोर से निकालकर सीधे जमीन पर ले जाते हैं। हाँ, वो हमें ले जाते हैं ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कोड़ियाला जी। और यहाँ की तस्वीर वो ऐसे खींचते हैं कि आंखों के सामने आ जाती है। सिंगटाली ग्राम पंचायत का इलाका, एक बड़ी सी इमारत और उसके ठीक बगल में एक छोटा सा टीन का शेड। हाँ, जिसमें विनोद राणा अपनी चाय की दुकान चलाते हैं। एक तरफ एक और नई इमारत की नींव खुद रही है और दूसरी तरफ गढ़वाल मंडल विकास निगम का टूरिस्ट गेस्ट हाउस है। बिल्कुल, और इन सब बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में वो छोटा सा टीन शेड। यह तस्वीर ही अपने आप में कहानी है ना। लेखक बताते हैं कि विनोद राणा उन मूल भूमिधरों की पीढ़ी से हैं जिनके पास आज मुख्य सड़क पर बस नाम मात्र की जमीन बची है। और जब लेखक उनसे पूछते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है, तो उनका जवाब कलीजा चीर देता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, भाई साहब जगह कहाँ है, मुंह आगे नाली है और पीठ पीछे कमर टेकने भर का सहारा है। कमर टेकने भर का सहारा? हाँ, ये जो कमर टेकने भर का सहारा है ना, ये सिर्फ कुछ गज जमीन की बात नहीं है, ये अपनी ही दुनिया में सिकुड़ जाने की कहानी है। बिल्कुल, और इसके बाद का जो दृश्य है वो इस बेबसी को और भी गहरा कर देता है। विनोद राणा की नजरें दुकान के आगे खड़े एक पुराने बेजान टेलीफोन के खंभे पर टिक जाती हैं। और लेखक को पता चलता है कि सड़क चौड़ी होने के प्रोजेक्ट में वो खंभा भी जल्दी उखाड़ दिया जाएगा। एक अनिश्चित भविष्य वाला इंसान एक ऐसे खंभे को देख रहा है जिसका भविष्य भी उतना ही अनिश्चित है। ये जो प्रतीक है, ये किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा ताकतवर है। बहुत ज्यादा। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। ये कहानी बहुत भावुक है, पर क्या ये पूरी तस्वीर है? कोई ये भी तो कह सकता है कि भाई ये प्रगति की एक जरूरी कीमत है। सड़कें बनेंगी, विकास आएगा, तो कुछ पुरानी चीजें तो जाएंगी ही। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर, ठीक इसी पॉइंट पर, हमारी दूसरी सोर्स यानी सरकारी पर्यटन रिपोर्ट तस्वीर में आती है। अच्छा। उस रिपोर्ट के मुताबिक इसी ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के चौड़ा होने के बाद से इस इलाके में पर्यटन में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। 40%? जी, 40%। नए होटल्स, रेस्टोरेंट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के कैंप खुले हैं और इनसे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। तो एक नजरिए से देखें तो ये तो विकास ही है। तो फिर ये दोनों कहानियां एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? मतलब एक तरफ विनोद राणा हैं जो अपनी ही जमीन पर हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 40% ग्रोथ के आंकड़े हैं। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, बल्कि एक पेचीदगी है। इसे ही डेवलपमेंट पैराडॉक्स या कह लीजिए विकास का विरोधाभास कहते हैं। विकास का विरोधाभास? हाँ, कठैत जी अपने लेख में आगे बताते हैं कि सिर्फ कोड़ियाला ही नहीं, पूरी सिंगटाड़ी पंचायत की ज्यादातर जमीन औने पौने दामों में बिक चुकी है। औने पौने दामों में? जी। अब सवाल ये है कि अगर इलाके की कीमत इतनी बढ़ रही है तो वहाँ के मूल निवासियों को औने पौने दाम ही क्यों मिल रहे हैं? हाँ, ये बात मुझे भी खटक रही थी। अगर पर्यटन 40% बढ़ रहा है तो विनोद राणा जैसे लोगों को तो अमीर हो जाना चाहिए था। सही बात है। वो अपनी जमीन बेचकर कहीं और बेहतर जिंदगी जी सकते थे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बस कमर टेकने भर की जगह में सिमट गए? इसका जवाब वो हमें हमारी तीसरी सोर्स यानी आर्थिक विश्लेषण में मिलता है। देखिए, ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का एक क्लासिक केस है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब सूचना का असंतुलन? बिल्कुल, सूचना का असंतुलन। जब कोई बाहरी निवेशक, मान लीजिए दिल्ली या मुंबई से आकर कोड़ियाला में जमीन खरीदता है, तो वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं खरीद रहा होता। तो फिर क्या खरीद रहा होता है?
वो उस जमीन पर भविष्य में बनने वाले लग्जरी रिजॉर्ट, उसके 10 साल के मुनाफे और उस पूरे इलाके के बढ़ने की संभावना को खरीद रहा है। अच्छा, मतलब उससे उस जमीन की फ्यूचर वैल्यू पता है। एग्जैक्टली। और विनोद राणा या उनके जैसे किसी स्थानीय व्यक्ति के लिए वो जमीन बस उतनी ही है जितनी आज दिख रही है। शायद वो सोचते हैं कि अभी 10 लाख मिल रहे हैं, बहुत है, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं होता कि हाईवे पूरा बनने के बाद उसी जमीन की कीमत शायद 1 करोड़ हो जाएगी। ओहो। ये जो जानकारी और भविष्य को देखने की क्षमता का अंतर है, यही औने पौने दाम को जन्म देता है। जी। तो कागज पर तो ये एक सामान्य सौदा है, लेकिन असल में ये एक तरफा फायदे का सौदा बन जाता है। अब समझ आया। मतलब विकास तो आ रहा है, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए जो जानकारी, जो पूंजी और जो विजन चाहिए, वो स्थानीय लोगों के पास है ही नहीं। बिल्कुल। वो इस खेल में शामिल तो हैं, लेकिन खिलाड़ी बनकर नहीं, बस मोहरे बनकर। और इसी वजह से कठेत जी वो चुभने वाली बात लिखते हैं। कौन सी? कितनी विडंबना है कि हम जल जंगल संपत्ति बेचकर पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, और अन्य है कि पहाड़ पर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। एक समुदाय अपनी जड़ें बेचकर मैदानों में भविष्य खोज रहा है, और दूसरा समुदाय उन्हीं पहाड़ों में आकर अपना भविष्य बना रहा है। ये एक तरह का रिवर्स माइग्रेशन है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक अलग सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। मान लिया कि आर्थिक रूप से स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है, पर लेखक का जो मुख्य डर है वो तो संस्कृति को लेकर है ना। वो पूछते हैं, जहाँ मूल ही न रहे वहाँ साहित्य, कला, संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे? क्या ये डर कुछ ज्यादा नहीं है? मेरा मतलब है, क्या संस्कृति इतनी कमजोर होती है कि कुछ हजार लोगों के आने जाने से खत्म हो जाए? बल्कि क्या एक नई मिलीजुली संस्कृति का जन्म नहीं हो सकता? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और इस पर बहस होती है। संस्कृति कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है जो जरा सा छूने से टूट जाए। वो हमेशा बदलती रहती है, नई चीजें अपनाती है। तो फिर? लेकिन यहाँ जिस बदलाव की बात हो रही है, उसकी रफ्तार और उसका पैमाना वो बहुत बड़ा है। मतलब क्या मतलब है इसका? देखिए, जब दो संस्कृतियां धीरे धीरे मिलती हैं तो वो एक दूसरे से कुछ सीखती हैं, एक नई शक्ल लेती हैं। लेकिन जब एक ताकतवर पैसे वाली संस्कृति एक ऐसी जगह आती है जहाँ के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी जमीन खो रहे हैं, तब तो वो मिलन नहीं होता, वो रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन होता है। रिप्लेसमेंट। हाँ, लोकगीत, मेले, स्थानीय खान पान, भाषा की बोलियां, ये सब उस जीवन शैली से जुड़े हैं जो जमीन और समुदाय पर आधारित थी। जब वो समुदाय ही बिखर जाएगा तो संस्कृति की ये जड़ें सूखने लगती हैं। तो आप कह रही हैं कि ये कल्चरल एक्सचेंज नहीं बल्कि कल्चरल टेकओवर का खतरा है। लेखक का इशारा उसी तरफ है। हो सकता है भविष्य में कोडियाला में बहुत अच्छे कैफे और योग रिट्रीट हो, लेकिन क्या वहाँ माघ का मेला उसी तरह लगेगा? मुश्किल है। क्या नई पीढ़ी को वो लोक कथाएं पता होंगी जो उनकी दादी नानी सुनाती थी? सवाल ये है कि जो नई चीज आ रही है, क्या वो पुरानी के साथ जुड़ रही है या उसे पूरी तरह से मिटा रही है? और जब संस्कृति की आत्मा यानी उसके मूल लोग ही वहाँ नहीं रहेंगे, तो संस्कृति एक सजावट की चीज बनकर रह जाएगी, जिसकी कोई गहरी जड़ें नहीं होंगी। अब ये पूरी तस्वीर ज्यादा साफ हो रही है। ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं है, ये सिर्फ सड़कों का बनना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी जीवन शैली और पहचान के बदलने की कहानी है। एक तरफ विकास के आकर्षक आंकड़े हैं और दूसरी तरफ विनोद राणा जैसे लोगों की अनकही टीस है जो उस विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। बिल्कुल। कठेत जी का लेख हमें मजबूर करता है कि हम विकास को सिर्फ जीडीपी या पर्यटकों की संख्या से न मापें। बिल्कुल। असली सवाल ये है कि इस विकास के केंद्र में कौन है? क्या ये विकास विनोद राणा जैसे लोगों को मजबूत कर रहा है, उन्हें नए अवसरों का हिस्सेदार बना रहा है, या फिर ये उन्हें अपनी ही जमीन पर अजनबी बना रहा है? ठीक यही सवाल। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत से ये बात निकल कर आती है कि उत्तराखंड का सपना और आज की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। मोटा अनाज खाकर राज्य बनाने का जो त्याग था, वो इसलिए तो नहीं था कि एक दिन उसी जमीन पर कोई बाहर से आकर 5 स्टार होटल बनाए और मूल निवासी चाय की दुकान चलाने को मजबूर हो जाए। सही कहा। और इसका कोई आसान जवाब नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। हम विकास को रोक नहीं सकते और ना ही रोकना चाहिए। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ये सब जरूरी हैं। तो फिर रास्ता क्या है? सवाल मॉडल का है। क्या विकास का कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जो ग्रोथ के साथ साथ गरिमा का भी ध्यान रखे? गरिमा? हाँ, जहाँ स्थानीय समुदाय सिर्फ जमीन बेचने वाला न हो, बल्कि उस विकास में एक बराबर का भागीदार हो। शायद
कम्युनिटी टूरिज्म या स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से साक्षर बनाने जैसे कदम कुछ रास्ते हो सकते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज की ये पड़ताल हमें उस शुरुआती नारे से लेकर एक बहुत ही जटिल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हाँ, और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं जो लेखक की बातों से ही निकलती है। क्या? जब किसी जगह के मूल निवासी उसे छोड़कर मैदानों में भविष्य तलाश रहे हों और बाहरी लोग उसी जगह पर आकर अपना भविष्य बना रहे हों, तो कुछ दशकों बाद वो जगह किसकी कहलाएगी? उसका स्वरूप क्या होगा? और उसकी आत्मा में क्या बचेगा?